हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, पर्यावरण। और इसमें हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव तथा भूमंडलीय तापन और अम्लीय वर्षा। तो हमारा जो पर्यावरण जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रदूषण, तो अभी हम उसे ही पढ़ रहे हैं। इससे पहले देखेंगे अपना रोज का फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए, स्वांग लोकनाट्य कहाँ का है? फ्रेंड्स, ये है हरियाणा का। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था भांड पथेर, वो कहाँ का है? मुझे कमेंट करके बताइए। तो स्वांग जो है वो हरियाणा का है। ठीक है, इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यानों पर आधारित होती है। और फ्रेंड्स, इसकी दो शैलियाँ होती हैं, रोहतक और हाथरस। रोहतक शैली में हरियाणवी बंगरू भाषा तथा हाथरस शैली में ब्रज भाषा की प्रधानता है। ठीक है, इतना डीप में एक बार आप बस जान लीजिए, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ये याद रखना है कि ये कहाँ का है। तो ये हरियाणा का है, स्वांग। चलिए अब अपना चैप्टर देखते हैं। तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है तथा भूमंडलीय तापन। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से घटने वाली एक प्रघटना है जिसके कारण वायुमंडल गर्म बना रहता है। देखिए क्या होता है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? एक घटना है जिससे क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म बना रहता है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा ना, तो अर्थ जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। कैसे? देखिए, अगर ग्रीन हाउस प्रभाव कार्य ना करे तो पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस वर्तमान से लगभग 33 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, जबकि अभी पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। देखिए, अभी एक एग्जाम में पूछा गया था एग्जैक्ट के अभी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। तब पता है ये चीज़ें हमें नहीं याद आती हैं, सही बात है, क्योंकि हमें ध्यान से पहले ही पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो ये कितना हो जाएगा? ये -18 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 33 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम हो जाएगा अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ना कार्य करे। इसी कारण क्या है, चीज़ें पृथ्वी गर्म बनी रहती है, पेड़ पौधे हो पाते हैं इसी वजह से। बाकी के जो आप प्लेनेट है वहाँ देखेंगे एनवायरमेंट नहीं है, मतलब हवा नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता है, वो बहुत ठंडे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका माइनस में टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन हमारी अर्थ जो है वो गर्म बनी रहती है इस प्रभाव के कारण। ग्रीन हाउस गैस सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती है, किंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण इंफ्रारेड को अवशोषित कर लेती है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो क्या करती है, सूर्य से जो लघु विकिरण की तरंग आती है उसको पृथ्वी पर आने देती है, किंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण इंफ्रारेड को वो अवशोषित कर लेती है, उसको वापस नहीं जाने देती। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है। तो जो गर्मी है क्या है, वो बनी रहती है पृथ्वी पर, वो वापस नहीं जाती। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये याद रखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, ना ही नाइट्रेट है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाम ध्यान रखना है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो, एकदम क्लियर पढ़ाई करेंगे ना तब आपके एग्जाम अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस। ये क्या करती हैं? पृथ्वी पर जो लघु विकिरण आता है, तरंग आती है, उनको आने देती है, और दीर्घ विकिरण वाली जो है इंफ्रारेड, उनको अवशोषित कर लेती हैं। ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती मात्रा से वायुमंडलीय ऊष्मन की दर में वृद्धि हो रही है। लेकिन आपको पता है कि क्या हो रहा है ना, कि अब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री है, इन सब से, या आप कुछ जला रहे हैं लकड़ियाँ ज़्यादा, तो इससे क्या बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना। तो एक मात्रा होती है, मैंने आपको अभी साइकिल पढ़ाया, जैव भू रासायनिक चक्र, उसमें सबकी साइकिल पढ़ाई थी सारी गैसेस की। तो क्या होता है ना, कि एक मात्रा में गैसेस रहती है हमारे इन्वायरमेंट में, इतने परसेंट है। लेकिन जब वो परसेंट गड़बड़ा जाता है ना, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगी, है ना, बहुत ज़्यादा ऊष्मा को रोकने लगेगी। तो क्या है, पृथ्वी पर धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा से वायुमंडलीय ऊष्मन की दर में वृद्धि होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक तीव्रता से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। सबसे ज़्यादा तीव्रता से ग्रीन हाउस प्रभाव कौन उत्पन्न करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किंतु भूमंडलीय ऊष्मन के लिए सर्वाधिक प्रभावी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में इसकी मात्रा सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में वृद्धि करने वाला एक प्रभावशाली कारक है।
देखिए जल वाष्प जो है वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। अगर कभी आपको आए तो ऐसा लगेगा कि इससे कैसे हो सकता है, लेकिन इससे भी होता है। हालांकि मानवीय क्रियाकलाप सीधे तौर पर इसकी मात्रा में वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये है कि जलवाष्प जो है उसके लिए मानवीय क्रियाकलाप मतलब मानवीय जो क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, वो सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक प्रभावी कारक है कि उत्सर्जन में मानवीय क्रियाकलापों द्वारा प्रभावी वृद्धि हो रही है। लेकिन देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस कारण से बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है? इंसान के कारण। ठीक है, वो जंगलों की कटाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगा रखी हैं, बहुत ज़्यादा धुआं होता है, तो इसके कारण इंसान सबसे ज़्यादा इसका लिए उत्तरदायी है। कार्बन पदार्थों के दहन, मोटर गाड़ियों के धुएं, औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन इत्यादि से इसकी मात्रा बढ़ती है। तो मैंने आपको बताया अगर कार्बनिक पदार्थ को जलाया जाए, मोटर गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, औद्योगिक मतलब जो हमारी इंडस्ट्री है उससे जो कार्बन उत्सर्जन होता है, उससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। साथ ही वनों की कटाई के कारण स्वाभाविक कार्बन अवशोषक भी समाप्त हो जाते हैं। कार्बन सिंक, देखिए जो हमारे पेड़ होते हैं ना वो कार्बन सिंक होते हैं, मतलब वो अपने अंदर कार्बन को समझ लीजिए बंद करके रखते हैं, लेकिन आप उन्हें जलाते हैं ना, वनों की कटाई करते हैं, तो क्या है जो कार्बन सिंक है वो समाप्त हो रहा है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मीथेन का उत्सर्जन प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों रूप में होता है। मीथेन देखिए प्राकृतिक रूप से भी उत्पन्न होती है और मानव के कारण भी। आर्द्रभूमि वेटलैंड मीथेन उत्सर्जन का प्राकृतिक स्रोत है। अब देखिए प्राकृतिक रूप से मीथेन कैसे उत्सर्जित होती है, तो जो वेटलैंड होते हैं आर्द्रभूमि, उनसे होती है। जबकि प्राकृतिक गैस के उत्पादन, संग्रहण एवं उपयोग क्रम में मीथेन की कुछ मात्रा उत्सर्जित होती है। तो देखिए जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन करते हैं ना, संग्रहण करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उस समय क्या होता है, मीथेन उस समय उत्सर्जित होती है। इसके अतिरिक्त जानवरों में पाचन क्रिया के दौरान भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। जब जानवर जो है जब वो मतलब पाचन क्रिया उनकी चलती है, उससे भी जो है मीथेन गैस निकलती है। तो आपको इनके रीजन जानना है कि किन किन कारण से ये गैसें उत्पन्न होती हैं। अब हम देखेंगे भूमंडलीय ऊष्मन के कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं। तो देखिए जो गर्मी बढ़ रही है उससे देखिए क्या हो रहा है ना, कि मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, उससे क्या है गर्मी बढ़ रही है। तो इसके रीजंस फ्रेंड्स क्या है, इसके इस मतलब इसके कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं, अब आप खुद ही देखिए गर्मी बढ़ेगी तो क्या है, हमारे जो ध्रुव है उन पर आइस है, बर्फ है, वो बर्फ पिघलेगी। उस बर्फ के पिघलने से क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो आप देखिए कई शहर भी डूब सकते हैं, है ना। और समुद्र अगर गर्म होगा तो जो समुद्र में रहने वाले जानवर हैं उन पर फर्क पड़ेगा, है ना, उनको आदत होती है उतने टेम्परेचर में रहने की। तो देखिए समुद्र तल में वृद्धि होगी, सी लेवल बढ़ जाएगा। समुद्र के तापमान में वृद्धि से प्लैंकटन का ह्रास, ठीक है, प्लैंकटन जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं ओशन लाइफ के लिए, है ना, इन्हीं को फिश खाती है, फिश को बड़ी फिश खाती है, ऐसा चलता रहता है इनका। तो देखिए इनका क्या होगा, तापमान वृद्धि से प्लैंकटन का ह्रास होगा, जिससे क्या है फिश वगैरह उनको भी हानि होगी। वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन, ठीक है, कहीं ज़्यादा वर्षा कहीं सूखा ऐसा होने लगेगा। ग्लेशियर पिघलेंगे, प्रवाल विरंजन होगा, है ना, जो कोरल रीफ होता है ये क्या होता है ये भी मैंने पढ़ा है एक वीडियो में। तो देखिए प्रवाल विरंजन के अब भी होने लगा, क्योंकि जब ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है ना तो प्रवाल मरने लगते हैं। अब देखिए अम्लीय वर्षा क्या होता है, वायुमंड अम्लीय वर्षा नाम से ही पता चल जाता है बहुत सी चीज़ें। वर्षा में अगर अम्ल है तो वो अम्लीय वर्षा हो गई। तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन व फ्लोरीन इत्यादि पदार्थों के मिलने के कारण वर्षा में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या होता है ना, जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब हो तो वर्षा में अम्लीयता बढ़ जाती है। जब वर्षा जल का पीएच मान 4 से नीचे आ जाता है तब ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत हानिकारक हो जाता है। देखिए पीएच 7 अगर उससे कम है तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगी, और उससे ज़्यादा में क्षारीयता। तो अगर 4 से नीचे आ गया है पीएच मान वर्षा के जल का, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। अम्लीय वर्षा के क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, देखिए वनस्पतियों के क्लोरोफिल पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। देखिए जो वनस्पतियां पेड़ पौधे हैं उनके क्लोरोफिल पर इसका क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उनकी जो जब जैसे वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, तो क्या होता है इससे उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। मृदा का नाइट्रेट स्तर कम हो जाता है। हालांकि अम्लीय वर्षा का भारतीय मृदा पर कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश मृदा क्षारीय एल्कलाइन है। देखिए क्या होता है, मृदा का जो नाइट्रेट स्तर है वो कम हो जाता है इससे, लेकिन क्या है अम्लीय वर्षा जो हमारी भारतीय मृदा है उस पर कम प्रभाव डालती है, क्योंकि
यहाँ की जो मृदा है वो कैसी है, ज़्यादातर क्षारीय है। संगमरमर की इमारतों पर भी अम्लीय वर्षा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए ताजमहल जो है उस पर खूब ये अम्लीय वर्षा के कारण उसका क्षरण होने लगा है। तो इस तरीके से संगमरमर की इमारतों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये था। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की चीज़ें देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।